हेलो एंड नमस्कार। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान सिविल सर्विस के एक ऐसे टॉपर जो अभी ही इज करंटली वर्किंग एज ग्रेड बी ऑफिसर इन आरपीआई एंड नाउ ही इज ऑल सेट टू बिकम एसडीएम। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में कुणाल राहल जी, जिन्होंने आरएएस 2018 में रैंक 31 हासिल की है। स्वागत है कुणाल जी आपका स्टडी आईक्यू पर। Thank you so much, Divyanshi, and thank you so much, team Study IQ. सर हम सभी से पूछते हैं हाउ इज योर फीलिंग आफ्टर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन विद दिस इनक्रेडिबल रैंक, लेकिन मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी क्योंकि यू आर करंटली वर्किंग एज ग्रेड बी ऑफिसर इन आरबीआई। एक तरीके से करियर स्विच है आफ्टर 7 years ऑफ वर्किंग देयर एंड नाउ यू आर ऑल सेट टू बिकम एसडीएम। तब कैसी फीलिंग है बिकॉज यू आर स्विचिंग ऑफ योर प्रोफाइल नाउ? So it was kind of confusing for me also कि आप इतने टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, अटैचमेंट तो होता ही है, आप इतना कुछ सीख जाते हैं, करियर वाइज भी ग्रो करते हैं, उसके बाद ऐसा करियर स्विच करना। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द करंट जॉब प्रोफाइल, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि देयर इज अ लॉट मोर दैट आई कुड डू if given an option. और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसमें आरएस होल्ड्स द प्राइम पोजीशन अमंग ऑल द सर्विसेज दैट द स्टेट ऑफर्स। तो मुझे लगता है कि एज एन एसडीएम या उन जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब प्रोफाइल्स में देयर इज अ लॉट मोर स्कोप, देयर इज अ लॉट मोर पोटेंशियल दैट कैपेसिटी गिव्स मी लॉट मोर मैन पावर, लॉट मोर रिसोर्सेज विच आई कैन यूटिलाइज, जो मुझे लगता है। एंड गिवन माई बैकिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, द एक्सपीरियंस दैट आई ब्रिंग अलॉन्ग, so sort of a very I'm kind of looking forward to this journey, I should say. We are very sure, sir. सर थोड़ा सा हम आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, तो मेरे पापा सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, जो अभी कस्टम्स एंड सीजीएसटी उसमें सुपरिटेंडेंट है। तो बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब विद अ ट्रांसफरेबल पोजीशन, तो आई मूव प्लेसेस दैट थ्रू आउट द कंट्री। तो मेरी एजुकेशन जो स्कूलिंग थी, 10th मेरी बॉम्बे से हुई थी, राम निरंजन पोदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेंटा क्रूज। देन आई गॉट ट्रांसफर्ड बैक, माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड, सो वी आल्सो मूव्ड अलोंग विद हिम। जयपुर आए हम लोग, तो स्टेप बाय स्टेप हाई स्कूल से 12th किया। और उस टाइम जो नॉर्मल ट्रेंड था कि दोज हु वुड स्कोर वेल इन द 10th एंड 12th वुड de facto choose engineering और medical as a field to pursue further। तो मैंने भी वही किया, IIT JEE की कोचिंग की, got some lower rank in IIT JEE 2007 का एग्जाम। I appeared for BITSAT exam, scored pretty well there। तो फिर BITS पिलानी राजस्थान में I did a dual degree course in economics, that is Masters in Sciences Economics Honors, and Bachelors of Engineering Electronics and Instrumentation। So those were that 5 years that I spent in Pilani। वहाँ बहुत कुछ सीखा, बहुत एक्सपोजर लिया, इलेक्शन भी लड़े, पोस्ट भी होल्ड की, दोस्त भी बनाए, पढ़ाई भी की थोड़ी बहुत। पोस्ट दैट आई वर्क विद वन ऑफ द बिग 4 ऑडिटिंग फर्म्स कॉल्ड अर्नस्ट एंड यंग, EY। फिर कहीं ना जहन में आया कि नहीं, अभी सब छोड़ छाड़ के, कॉर्पोरेट इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई शुड काइंड ऑफ प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। फिर वहाँ से मैं दिल्ली आया, तो आई वॉज वर्किंग इन बैंगलोर विद EY। फिर दिल्ली आया था, कुछ 3 महीने के 2 स्पेल में मैंने यूपीएससी की तैयारी की, which was not a sufficient time that I should say कि I spent, given how tough that exam is, I should have spent more time now, I feel that। उसी की प्रिपरेशन में फिर आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दिया था, I cleared that and been close to 7 years as you rightly pointed out कि working with this organization। और 2018 में जो सिविल सर्विसेज, राजस्थान स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ, उसका प्रीलिम्स फिर मेंस, एंड इट्स बीन 3.5 years that this result has come out, और could score 31st rank। तो I hope we'll get one of the top services here, and as I said कि I'm looking forward, very excited for this job। काफी डायनेमिक जर्नी आपकी रही है सर, हम ये कह सकते हैं, आपने जो भी डिफाइन अभी बताया हम सभी को। और हम ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान इज नाउ वेरी लकी टू गेट अ वेरी डायनेमिक एसडीएम इन योर फेस। I am so pleased to hear that। I hope I can stand true to your expectations। लेकिन ये जरूर है कि आप जितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, जितने नए कल्चर देखते हैं, जितने नए लोगों से मिलते हैं, there is a lot that you pick up from each one of them। And when you are
और प्रशासन में काम किया है, देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज बट देयर आर अनलिमिटेड डिमांड्स, राइट? सो डिमांड्स एंड प्रेशर्स फ्रॉम पॉलिटिशियंस, पीपल, होता ही है, बिकॉज दे आर देयर टू सर्व पीपल, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मशीनरी, इज ए मैकेनिज्म थ्रू विच दे कैन गेट देयर वर्क डन। तो आपको अनलिमिटेड डिमांड्स को लिमिटेड रिसोर्स के साथ मैच करना है, एंड दैट्स वेरी टीडियस टास्क दैट आई बिलीव। तो आप अगर इतने एक्सपीरियंस और इन सब चीजों के साथ आते हैं, दैट इज व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल, then I think it becomes easier for you to take decisions. A, B, decide on what would be the best path given the limited resources. C, you believe how you could serve maximum people with those limited resources. So I think that priority becomes clear when you come with a diversified background. सर, आपने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है और सिविल सर्विस हमेशा से आपके दिमाग में था कि शायद यही है जो आपको लॉन्ग रन में करना है। What was your idea of civil service? How were you introduced to this idea of civil service? तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो घर में जैसे आई टोल्ड माय फादर इज सुपरिटेंडेंट कस्टम्स एंड सीजीएसटी, तो दैट इज वन ऑफ द अलाइड सर्विसेज ऑफ यूपीएससी। तो कहीं ना कहीं वो माहौल तो था कि these sort of services are there, and if you do well in academics in your examination, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो बचपन से आप ये देखते आए थे कि there is a lot more scope that he holds, or the potential that he holds in that position, and trust me, that is not even an all India service, वो group A allied services हैं, right? और फिर आप जब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लाइफ में, आप चाहे वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम हो, आप कभी आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चले जाइए या किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, तो कहीं ना कहीं आप जाके फील करते हैं कि मैं होता तो ये चीज कितनी आसान कर सकता था, एक छोटी सी चीज के लिए मुझे 4 चक्कर करवा दिए, है ना? तो जस्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, व्हेन यू सी अ प्रॉब्लम यू सी अ सॉल्यूशन, कि इफ आई वाज देयर आई कुड हैव डन दिस, राइट? घर से आपने देखा है, और आपको जब भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करने का मौका मिला है, तो आप हमेशा ही फील करते हैं कि मैं होता तो ऐसे करता। तो मुझे लगता है कि जब दोनों फैक्टर्स मिल गए, एंड प्लस आई हैव सीन माय बैचमेट्स हु हैव क्लियर्ड विद फ्लाइंग कलर्स फ्रॉम बिट्स पिलानी, माय पिलानी बैचमेट्स, तो मुझे लगता था कि नहीं, अगर वो लोग कर रहे हैं तो फिर देयर इज सम, मैं भी इतना पीछे नहीं कि मैं नहीं कर सकता। तो आई थिंक ऑल दोज फैक्टर्स प्लस फैमिली सपोर्ट होता है, तो वो फीलिंग आ जाती है कि नहीं देखो, ये चीज है जो की जा सकती है। हो सकता है कि जो हम अभी तक सोचने का या फिर अचीव करने का सिर्फ ट्राई कर रहे थे, वो अचीव करके इतनी सारी चीजें हैं हमारे जहन में, हमारे दिमाग में इम्प्लीमेंट करने के लिए, और आप उनमें से, मैं कहता हूँ सारी नहीं तो बहुत थोड़ी सी अगर इम्प्लीमेंट करते हो, देयर इज ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ चेंज, आप किसी के जीवन में खुशी ला सकते हो। लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ कोविड। आप देखेंगे पिछले 18 महीनों में जितना काम पुलिस और प्रशासन ने किया है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, चाहे वो माइग्रेंट्स को पहुंचाना हो, जस्ट इमेजिन द फर्स्ट वेव, चाहे मेडिकल सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, केओस को रोकना हो, इमेजिन एनी सिचुएशन, फ्लड्स, ड्राउट्स, एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर एवरीवेयर, राइट? तो आप ये सोचिए कि इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मशीनरी, आप कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना कुछ सेल्फ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग के साथ आप रात को सो सकते हैं कि मैंने आज कुछ किया अच्छा। That's a beautiful thought, sir. अभी हम थोड़ा सा एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी पे बात करना चाहेंगे। बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन की डिमांड को समझना। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको किस तरीके से दे शुड अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन जो आरपीएससी आपसे रिक्वायर करती है, प्रिपरेशन के स्टार्ट में ही और जर्नी के एंड तक। राइट। सो जब आप इस एग्जामिनेशन के मोड में आते हैं, तो आई थिंक देयर आर 2 प्रिसाइज थिंग्स दैट यू शुड बी वेरी क्लियर विद। A is patience. Don't think you work today and you get results the day after. It's not as quick as that. There are different exams, I would say. SAT is one, CAT is one, or GMAT. There are different exams which give you a lot more potential, but they give you quick results. 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम किया, you'll get that. I'm not saying you cannot get these results here, but be patient. हो सकता है कि वो कुछ महीने, कुछ सालों में भी बदल जाए. But if your preparation is sincere, if you are dedicated, sooner or later you are going to get it. तो उतना पीस ऑफ माइंड के साथ आप इस प्रिपरेशन की मोड में आए, ठीक है? आप स्टेट सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, तो आप जो सेंट्रल लेवल पे है यूपीएससी, उसकी भी तैयारी साथ में कीजिए। अब
स्टेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो देयर आर 3 stages in this examination: preliminary exam, mains exam, and then you have interview stage. Preliminary exam is that stage which is made for rejection. It is not a process for selection. The non-serious candidates जो हैं, at least they should get out. So whatever limited competition stage 10-15 हजार लोगों के बीच में है, that should stay only in mains. तो आप अगर कोर्स उठाते हैं, सिलेबस उठाते हैं आरएएस का, तो देन यू शुड सी कि टॉपिक वाइज क्या क्या चीजें हैं जो मुझे ज्यादा करने की जरूरत है और कौन से वो सब्जेक्ट है जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग एन इंजीनियर, मेरे लिए मैथ्स से क्वेश्चन या इंग्लिश के क्वेश्चन या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, दे आर नॉट वेरी टफ फॉर मी. मुझे तो लगता है एक बार भी शायद मैंने तैयारी भी नहीं की होगी. बट दोज ऑफ यू कम फ्रॉम लेट्स से आर्ट बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड, तो नॉट हैड सो मच ऑफ अ प्रैक्टिस, या कभी आपने कैट का एग्जाम, मैट का एग्जाम, सारे जो मैनेजमेंट कॉलेजेस के एग्जाम से वो नहीं दिए हैं, यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, then trust me, you need to spend more time on that. And that is one section that is totally scoring. You can score 100% out of 100% in that section. So as I said, it's just an exam to reject you. You need to score 40 to 45% marks out of those 200. So आपको बस ये देखना है कि मैं कैसे वो 40 to 45% marks achieve कर लूँ. You don't have to top in this. Secondly, मेन से कुछ पोर्शन है जो प्रीलिम्स में भी आता है. तो if the course overlaps, then be sure कि जो आप prelims की तैयारी कर रहे हैं, that is detailed in those portions. Let's say राजस्थान की history, culture, geography, राजस्थान economy, that specific portion जो prelims में भी है, mains में भी है, and I'm pretty sure उनसे related question आपको interview में भी पूछेंगे. So once you're sure कि एक Venn diagram आप बनाते हैं कि these two circles are overlapping, and that overlap portion that would stay constant, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे. मेंस में अगर आप देखते हैं तो देयर आर 4 पेपर्स, एंड दैट इज वन ब्यूटीफुल थिंग विद दिस एग्जामिनेशन, दैट इज देयर कि जो चौथा पेपर है आपका हिंदी और इंग्लिश का, दैट इज वन ऑफ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स. अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो वहां ऑप्शनल, एथिक्स और एसे, दीज थिंग्स आर डिफरेंशिएटिंग. बाकी जनरल स्टडीज के पेपर्स ऑलमोस्ट एवरीवन राइट सिमिलर मार्क, सिमिलर कंटेंट, गिव और टेक फ्यू नंबर्स हियर एंड देयर, ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है. बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस कि फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक में क्या है कि उनका एथिक्स, एसे या ऑप्शनल का पेपर देखना. सेम थिंग इफ you apply to RAS examination, the thing that is differentiator between a topper and the last ranker would be that 4th paper. I've seen people scoring 148 marks out of 200. That is a huge 75% of the total weightage. अब जरा सोचिए आपकी कट ऑफ इज अराउंड 50% इन मेंस. एक पेपर में आप 75% स्कोर कर जाते हैं, तो आपका बाकी ओवरऑल जो बर्डन होता है क्लियर करने में कट ऑफ कितना कम हो जाता है. एंड इंग्लिश एंड हिंदी इज दैट पेपर विच इज स्टैटिक. वो 4 साल पहले भी वैसे ही पेपर बनता था, आज अगले 5 साल बाद भी वैसे ही बनेगा. तो यू कैन बी श्योर ऑफ कि ये पेपर ऐसा है जिसकी मैं तैयारी फर्स्ट डे से शुरू कर सकता हूँ. और हिंदी, अगर मैं मेरी बात करूं तो हिंदी जो इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं, तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग योर मीडियम. यू कैन चूज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम. जो हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं, दे आर प्रीटी मच कंफर्टेबल विद दैट लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. हिंदी बोलने में तो हम सब कंफर्टेबल हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है, वो शाब्दिक शब्दावली चूज करने की बात आती है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एट अ बैक स्टेज होते हैं, बैक फुट होते हैं. तो उस चीज पे आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है कि आप हिंदी के चाहे समानार्थी शब्द हो, पर्यायवाची हो, विलोम हो, लोकोक्ति हो, मुहावरे हो, निबंध हो, टिप्पण लिखना हो, निविदा लिखना हो. और 50 नंबर का उसमें ऑब्जेक्टिव होता है. यू कैन इवन स्कोर 50 on 50. आई एम श्योर द पर्सन हु हैज स्कोर्ड 148 इन दिस एग्जाम would have scored pretty well in that objective section of 50 marks. तो if you do this paper well, तो आपको इतना पीस ऑफ माइंड रहता है कि पहले के 3 पेपर GS 1, 2, 3 अगर थोड़े बहुत इधर उधर भी हो गए, स्टिल यू कुड स्कोर अ डबल डिजिट रैंक. बाकी GS 1 की अगर मैं बात करूं तो दैट टॉक्स अबाउट राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर. तो आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देख सकते हैं या फिर आप सम्यक के नोट्स देख सकते हैं उसमें. अच्छा, सबसे पहले जैसे यूपीएससी के लिए NCERT की बात करते हैं, तो स्टेट बोर्ड की राजस्थान अध्ययन करके किताबें आती हैं SCERT की. दे आर लाइक बाइबल, मतलब वेरी आई शुड से वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस देम. वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, वो आपको इंटरव्यू स्टेज तक हेल्प करेगा. फिर आप अगर
इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप स्पेक्ट्रम किताब पढ़ सकते हैं, बालियान्स की हिस्ट्री के नोट्स बड़े पॉइंटेड हैं। क्योंकि ये याद रखिए, एग्जाम टाइम में ये मैटर नहीं करता है कि किसने क्या पढ़ा है। ऑल दैट मैटर्स इज कि कौन रिकॉल कर पा रहा है एग्जाम में। आप एक ही बुक 4 बार पढ़ेंगे, दैट वुड बी मच बेटर देन रीडिंग 4 डिफरेंट बुक्स। जितना ज्यादा रिविजन करेंगे। अच्छा, रिविजन में भी एक चीज जो मैंने नोटिस की थी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में, कि आप सिलेबस प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, इट विल टेक एटलीस्ट फ्यू मंथ्स फॉर यू टू फिनिश ऑफ। आप सोचते हैं कि मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सिलेबस पूरा करता हूँ एंड देन आई स्टार्ट रिवाइजिंग 2 बार 3 बार जितना भी है। इफ दैट गैप गोज ऑन लाइक 3 to 4 months, इतना टाइम अगर आप पहली रीडिंग में स्पेंड कर देते हैं, तो दूसरी बार जब भी आप पढ़ेंगे इट विल बी एज टफ एज फॉर योर माइंड टू रिकॉल 3 महीने पहले क्या पढ़ा था, 4 महीने पहले क्या पढ़ा था। द बेस्ट वे आउट दैट आई फेल्ट और दैट आई लर्न इन माई प्रिपरेशन इज कि आपने जो अभी पढ़ा है एक चैप्टर, टेक सम टेक सम ब्रेक, टेक फ्यू मिनट्स ऑफ गैप और इंस्टेंटली उसको वापस उसी टाइम पढ़ डालो। तो आप टाइम उतना ही स्पेंड कर रहे हैं 2 बार रीडिंग में, लेकिन आप जो रिटेन कर पा रहे हैं, जो रिकॉल कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, बहुत ज्यादा होगा। एंड द ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन यू एंड द पर्सन हु डजंट क्लियर इज कौन कितना एग्जाम में लिख पा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने कितना पढ़ा है। सो प्रीटी मच दैट ऑन स्ट्रेटेजी पार्ट। आई एम श्योर कि जो भी स्टूडेंट्स आरपीएससी एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, अगर ये आपका इंटरव्यू देखेंगे तो जिस तरीके से आपने समझाया है एकदम डिटेल में, कोई भी स्क्रैच से तैयारी शुरू कर रहा है तो इट विल बी अ कैटलिस्ट फॉर देम इन देयर प्रिपरेशन। होपफुली मैम करंट जी। अफेयर्स को किस तरीके से कवर करना है और न्यूज़पेपर पढ़ना आरपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मैं थोड़ा मिस आउट कर गया करंट अफेयर्स वाला पार्ट। तो स्टैटिक पोर्शन तो हमने देख लिया कि कुछ फिक्स्ड बुक्स हैं, आप उनको पढ़ें, रिवाइज करें, दैट इज डन एंड डस्टेड, ठीक है। करंट अफेयर्स ऐसा है कि जिसने 3 साल पहले एग्जाम दिया या 2 साल पहले एग्जाम दिया, ही वुड हैव रेड समथिंग डिफरेंट। मैं कुछ और पढ़ूंगा और आने वाली जनरेशन कुछ और पढ़ेंगी। बट द थिंग इज कि you need to understand what sort of questions are being asked in RPSC. Most of them are static. That is taken for. लेकिन कुछ बाउंसर्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे which totally talk about current affairs. और वो करंट अफेयर्स ऐसा होगा which if you skip out on newspapers, जो अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो you should read टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टेट वाला सेक्शन। इंग्लिश मीडियम से अगर आप हैं तो you should read चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के प्रेस रिलीजेस, what the state is doing. So it comes out with the regular press releases. वेबसाइट पे जाके देखें, बड़ा कंसाइज होता है। इट गिव्स यू फैक्ट्स, फिगर्स, व्हाट, हु, व्हाई, हाउ, एवरीथिंग। इट इज एज गुड एज अ करंट अफेयर्स का नोट्स। तो आप उसके प्रिंट आउट निकाल लें, उसकी कॉपी सेव कर लें, दैट इज अनदर थिंग। बाकी एक बुक आती है सूजस करके, मूमल करके, वो आप जो पॉइंटेड करंट अफेयर्स हैं, विच पर्सनैलिटी वॉज इन न्यूज, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड, who got what award, Rajasthan specific, which you're not easily able to find in newspapers, तो आप वहां से ले सकते हैं। बाकी अगर इसके अलावा कुछ बच जाता है, दैट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो वो मैं कहूंगा कि आप कोई भी करंट अफेयर्स के नोट्स अगर एक किसी वेबसाइट से अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो बी इट जीके टुडे, बी इट स्टडी IQ, बी इट लूसेंट, या आप किसी भी यूपीएससी कोचिंग मटेरियल, बी इट विजन IAS और IAS बाबा और एनी ऑफ दोज कोचिंग्स दैट यू प्रेफर, तो आप उनसे मटेरियल ले सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के जैसे आई वुड से कि मेंस 365 का IR मॉड्यूल आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, विजन का, दैट इज अ वेरी गुड सोर्स दैट यू कुड स्टडी फ्रॉम। तो आप पॉइंटेड अपने जो स्टडी मटेरियल होगा उसमें आप बना लीजिए कि यही सोर्स मैं रेफर करूंगा एंड इनको मैं बार बार रिवाइज करूंगा, बिकॉज आई एम सेइंग कि मेजॉरिटी पोर्शन स्टैटिक पोर्शन आता है, और स्टैटिक पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं विच ईदर यू नो इट और यू डोंट, दे आर वेरी फैक्चुअल। यूपीएससी की प्रिपरेशन से ये एग्जाम कैसे डिफरेंट है कि यूपीएससी में अगर आपको कुछ नहीं आता तो यू कुड अप्लाई योर ब्रेन्स, यू कुड डू सम लॉजिकल थिंकिंग, यू कुड कनेक्ट सम डॉट्स और सोच सकते हो कि हाँ आंसर इन्हीं लाइंस पे होगा, एंड यू कुड पुट सम जेनरिक आंसर। यहाँ ये नहीं होता, इट्स अ बाइनरी थिंग, 0 और 1, ईदर यू नो इट और यू डोंट। जो डिफरेंस क्रिएट होता है, वन हु नोज एंड हु डजंट, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये तो हमने बात कर ली प्रीलिम्स और मेंस की। अब जो थर्ड स्टेज होता है, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, उसको कैसे टैकल करना है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि बड़ा स्ट्रेसफुल था। तो ये मत मान के चलिए कि
इंटरव्यू बहुत इजी प्रोसेस होगी। अच्छा, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आप मेंस की चाहे कितनी अच्छी तैयारी कर लें, लेकिन मेंस में कट ऑफ इस बार जो थी 344 आउट ऑफ 800 थी, दैट्स क्लोज टू 43 टू 44%। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है ना, तो ओवरऑल कट ऑफ 800 प्लस 100 दैट इज 900 में से बनती है। बट इंटरव्यू इज समथिंग वेर यू कैन इवन स्कोर 70% मार्क्स, 75% मार्क्स, जबकि कट ऑफ हमने यहाँ देखी थी अराउंड 43-44%। तो इंटरव्यू इज अ पेपर जिसका वेटेज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो जाता है, जस्ट एज गुड एज यू आर राइटिंग अनदर पेपर। अब इंटरव्यू हम बोलते हैं बट दैट्स अ पर्सनालिटी असेसमेंट। सो हाउ यू हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सन इतने सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में, हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ डू यू answer to stressful questions or how do you respond to stressful situations. And mostly जितने मैंने एस्पिरेंट से बात की है, few of them say कि questions stressful थे, so there would be a panel in which there would be a chairperson और 3 या 4 external experts होंगे. It's a very big dice, very big desk, और आप करीब 7-8 फीट दूर उनसे बैठते हैं, तो वैसे भी इंटिमिडेटिंग लगता है। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि if they want to check your stress level, so they'll do a rapid fire. So before you are able to answer a question, दूसरा मेंबर एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे। But don't worry, they are not checking what factual correctness you are bringing या आप कितना सही से आंसर कर पा रहे हैं। More than that, they are checking whether you are able to maintain your calm or not, because the kind of job that you are going to get into is not going to be very stress free. क्योंकि मैंने कहा लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड डिमांड्स, तो जब इतना मिसमैच होता है तो द पर्सन हु इज देयर एज ए मीडिएटर हैज टू हैंडल स्ट्रेस, ही शुड बी एबल टू हैंडल स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं वो उस इंटरव्यू में चेक कर रहे होते हैं। बाकी दे विल टॉक अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो बात करेंगे कि आपकी डिग्री क्या थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। अगर आप कहीं जॉब में हैं ऑलरेडी, तो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जैसे मुझसे काफी पूछे गए थे उस सेंस में। फिर आपसे आपकी हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स के। इनफैक्ट क्वेश्चंस डम है या बहुत इंटेलिजेंट है, उस पर आपको ज्यादा नहीं सोचना है। क्वेश्चंस इतना इजी हो सकता है कि अच्छा इनके इंटरव्यू आरपीएससी अजमेर में होते हैं, तो कुछ पैनल मेंबर्स ने यहाँ तक पूछा कि अच्छा आप अजमेर कैसे आए, मुझे ये प्रोसेस बता दीजिए, आपने कौन कौन से नेशनल हाईवे लिया, कितने टोल्स आए थे बीच में, है ना। तो इफ दे वांट टू चेक कि कितना काम पॉइज है बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है, बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन दैट यू वुड नेवर प्रिपेयर फॉर, राइट। अच्छा आप आए तो किस होटल में रुके, कहाँ रुके, सो आई मीन दैट सरप्राइजिंग एलिमेंट, an element that is unexpected, and you should always be prepared for that in your journey, in your life also. तो कहीं ना कहीं वो पूछ लेते हैं। और अगर easy questions पूछने हो तो they'll talk about your district, your hometown, they'll talk about what problems they are facing, आपको क्या लगता है, आप क्या solutions propose करेंगे, and they'll also talk about some international relations के current affairs, so that is one thing that you should prepare upon. Also talk about what is going in current polity and generic problems of Rajasthan, how you would deal with that. तो मिक्स एंड मैच का इंटरव्यू होता है, करीब 20 से 25 मिनट से 30 मिनट तक चलता है इंटरव्यू। और जब आप इंटरव्यू रूम में घुसते हैं, ट्रस्ट में, उसके बाद आपको पता नहीं लगता कि टाइम कब खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे आप इंटरव्यू रूम के बाहर बैठ रहे होते हैं, घड़ी देख रहे होते हैं, उस स्ट्रेसफुल मोमेंट में होते हैं, तब आपको एक एक पल भारी लगता है। और जैसे बाहर आते हैं, एंड इट्स अ ह्यूमन साइकिल कि आप पॉजिटिव थिंग्स ज्यादा याद नहीं रखता है, तो व्हाट ऑल गुड आंसर्स दैट यू गिव, जैसे मर्फीज लॉ बोलता है कि आप जब भी कुछ काम करने जाओ तो सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम आ जाती हैं। तो आप अगर आप कभी ऑफिस लेट हो रहे हैं ना, तो आप नोटिस करेंगे कि सारी रेड लाइट्स आपको उसी दिन मिल रही है। बट द प्रॉब्लम इज मिल रही है कि नहीं, बट योर ब्रेन परसीव्स इट दैट वे कि मेरे को जल्दी जाना है, मुझे टाइम सेव करना है, तो एक एक रेड लाइट मुझे ज्यादा ध्यान से मैं देख रहा हूँ। हो सकता है कि नॉर्मल दिन में जितनी रेड लाइट होती हैं उतनी आज होगी, लेकिन आपका ब्रेन वैसे परसीव कर रहा है। तो वैसे ही अब क्योंकि आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से बाहर आते हैं, तो यू आर नॉट एबल टू रिकॉल ऑल दोस गुड क्वेश्चंस, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, आई वुड कंपेयर दैट, जो ग्रीन लाइट थी इसमें फटाक से आप निकल गए सिग्नल से, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल ऑल दोस, बट जो रेड लाइट थी जहां पर रुके, थोड़ा सोचा, थोड़ा स्ट्रेसफुल थे, वो सब आपको याद आता है। तो आने बाद लगता है अरे ये क्वेश्चन मैं ऐसे आंसर कर सकता था, इसको मैं ये बोल सकता था। तो दैट थिंग इज गोइंग टू बी ऑलवेज देयर। परफेक्ट इंटरव्यू कुछ नहीं होगा,
जस्ट दैट कि उस आधे घंटे में हाउ इट वाज योर डे, आप जो अब तक सीख के हैं. एंड पर्सनैलिटी इज समथिंग दैट यू कैन नॉट बिल्ड ओवरनाइट और ओवर डे, राइट? A lot has gone over past 25 to 30 years in building your personality. So just try to put your best foot forward and let the panel decide कि आप कितने वर्दी हो, and or maintain a calm, poised behavior, a smiling face, and that would help a lot. तो आपने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया क्यों इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आ जाता है. ऑल्दो हम कहते हैं 100 नंबर का है, बट ये 100 नंबर कैन डिसाइड आपकी रैंक. इसलिए यू शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस इंटरव्यू स्टेज एंड प्रिपेयर वेरी वेल एंड प्रिपेयर फॉर अनसर्टेन क्वेश्चंस, सरप्राइज एलिमेंट जैसे आपने बताया. सर, हाउ स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी? हाँ, तो स्टडी एज आईक्यू, as I told, the amount of content that they bring in, and that too on varied topics. तो अगर आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना सबसे पहले जरूरी है. उसको समझ के इजी लैंग्वेज में किसी और को समझाना होगा आपको. ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेली लाइफ रहेगी. तो प्रिपरेशन में मैंने देखा कि स्टडी आईक्यू के जो वीडियोस हैं, उनका जो कंटेंट है, दे आर वेरी इजी टू ग्रास्प. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट डजंट मैटर कि आप कितने टेक्निकल वर्ड्स और क्या पढ़ पा रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और रजिस्टर ऑन योर ब्रेन. तो जिस दिन आपको रिकॉल करके एग्जाम में लिखना होगा या किसी इंटरव्यू में आंसर करना होगा या अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी, यू विल नॉट सक्सीड. तो अगर आपको इजी कंटेंट मिल रहा है ऑन वेरिड टॉपिक्स, आप अगर देखते हैं करंट अफेयर्स से लेके स्टैटिक टॉपिक्स तक, वाइड जॉनर इज बीइंग कवर्ड, तो दैट हेल्प्स एज एड ऑन नोट्स कि आपको पता है कि क्या लिमिटेड सोर्सेज जिनसे आपको प्रिपेयर करना है. बट व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन एन एवरेज आंसर एंड अ वेरी गुड आंसर इज व्हाट एडिशनल यू कुड ऐड ऑन. तो वो एडिशनल कंटेंट, वो इजी लैंग्वेज में आप जो आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, वो मैंने देखा कि काफी वीडियोस में, काफी कंटेंट में मुझे मिला था. तो दैट इज, आई वुड से कि स्टडी आईक्यू हैड as a role, if I had to define in my journey, then that is where study IQ holds its place. We are glad that we can become a part of your journey, the success story of yours. So कुछ final words, tips, suggestions आप सभी RPSC aspirant को देना चाहेंगे? Final words or suggestions, I would say कि जो always be humble. मतलब it's a learning, it's a journey, it's a process that you are going through and you are evolving always. तो जो सक्सेस क्लियर हो गया है, जो नहीं हुआ उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इफ यू लुक एट द मेरिट लिस्ट, हार्डली 10-15 नंबर का डिफरेंस होता है. तो बट बिकॉज दिस प्रोसेस और दिस मेथड दैट दे हैव इवॉल्व्ड इज सच दैट इट क्रिएट्स ह्यूज डिफरेंस. सो बी हम्बल. सेकेंडली, आई वुड से कि जब आप प्रिपरेशन के फेज में होते हैं तो यू शुड हैव गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स शुड बी कमिंग अलोंग, क्योंकि प्रिपरेशन इज अ स्ट्रेसफुल जर्नी. आप कई मॉक्स भी देंगे, कई एग्जाम्स भी लिखेंगे, मॉक इंटरव्यूज भी देंगे, प्रीलिम्स के भी आप टेस्ट सीरीज देंगे. यू माइट स्कोर गुड, देयर वुड बी टाइम्स जब आप अच्छा स्कोर भी नहीं करेंगे. आप हो सकता है घर से अलग रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी डिटैचमेंट होता है एक. तो यू शुड हैव गुड फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स हु शुड ऑलवेज बी सपोर्टिंग यू. राइट, you should surround yourself with people who have a positive attitude कि नहीं, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर से भी दूर है, खाना भी अच्छा नहीं खा रहे हैं, है ना, एंजॉय भी नहीं कर पा रहे फैमिली फंक्शंस को, फेस्टिवल्स को. तो इफ वी आर सैक्रिफाइसिंग ऑन दिस, देयर शुड बी समथिंग गुड दैट शुड कम आउट. तो वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए. मेरे लिए जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि इट्स ऑलवेज सेड कि देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ मैन सक्सेस. तो मेरे केस में माय गर्लफ्रेंड कुलज्योति वाज देयर. So if you have such a person who is always there to back you, to help you out, then trust me, you are lucky, because वो stage, stressful जो preparation का stage है, that is you are a notch ahead of others in terms of that peace of mind or stability or at least a positive outlook, and that is very necessary. Trust me, इस exam से पहले या जब when I was in my college days, I would never feel कि confidence, काम होना, पॉइज एटीट्यूड रखना या पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ये बड़ी बड़ी बातें हैं. मतलब इफ एनीवन वुड टेल मी ऑल दोस थिंग्स, बट आई हैव स्पेंट इयर्स, आई हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी एंड आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस कि ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं. एंड इट्स लाइक जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, एंड देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट रैंकर एंड द लास्ट रैंकर. हार्डली फ्यू मार्क्स हियर एंड देयर. इफ यू वांट
to come in the top bracket, then you should have support from all those sides. Lastly, pray to God. This is not a final journey, and you can always write this exam again. You can always write those other exams again. There are so many career options that you could pursue. Just a matter of choice. And after praying to God, at least you have peace of mind. Chalo theek hai, kuch hua, kuch nahi hua. And there is, and if you are lucky, like there is a lot of luck that also comes in. आपने ये सब कर लिया, फिर भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, which just like I should say clean bold you. हो सकता है कि किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो उसके लिए बहुत इजी हो, तो और उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाते, तो इट्स अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ डे हाउ यू परफॉर्म ऑन दैट डे. So don't take life or these things very seriously, but your dedication and your full effort should always be there. यही कहना चाहूँ. Ending with extremely beautiful words and बहुत जरूरी advice है कि काम patience रहना है, and ये जर्नी काफी बड़ी है, काफी अनसर्टेन है, और लक का फैक्टर भी रहता है कहीं ना कहीं, तो बहुत जरूरी है पेशेंस बनाए रखना, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट रहना. Thank you so much, sir, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you discuss about your strategy and your journey. Thank you once again, and the entire team wishes you all the very best. Thank you so much, Divyanshi. Thank you so much, Team Study IQ. It was a real pleasure from my side also, sharing all those things. It's kind of again reminding me of my journey. So thanks again.